नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से अपने बाराबंकी जीनियस इंस्टीट्यूट में हम स्वागत कर रहे हैं। आप सबके साथ आज हम बात करेंगे अपने भूगोल की श्रृंखला में चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के विशेषीकृत क्वेश्चन यानी विशेष क्वेश्चन और स्पेशल जो सामान्य क्वेश्चन है उन दोनों की यहाँ चर्चा करेंगे। चूंकि पता है जब चंद्रमा का अध्ययन हम शुरू करते हैं, आपको पहली ही क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। आज हम केवल बात करेंगे और केवल चंद्रमा की बात करेंगे और चंद्रमा का पृथ्वी से तुलना भी साथ में करते रहेंगे। जब बात करते हैं हम चंद्रमा की तो पता है कि चंद्रमा क्या है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी चंद्रमा को हम किस रूप में परिभाषित करते हैं कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। क्योंकि हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों के पास चंद्रमाओं या उपग्रहों की संख्या अलग अलग है, या कुछ ग्रहों के पास चंद्रमा अधिक है तो कुछ के पास नहीं है या कम है। तो ग्रहों के पास चंद्रमाओं या उपग्रहों की संख्या भिन्न भिन्न होते हुए भी हम जब बात करेंगे तो केवल और केवल पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह की बात करेंगे, यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा है। हम इसकी चर्चा करेंगे। अब यहाँ से आपको शुरुआत होती है कि वास्तव में हमको चंद्रमा में क्या क्या पढ़ना है। चलते हैं, हम चंद्रमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको आपको रटना है उन पर चर्चा करते हैं। पहला कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी सामान्य रूप से 3,84,400 किलोमीटर है। यह स्थिति उपभू और अपभू की ना होके बल्कि यह औसत दूरी होती है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। जबकि अगर हम चंद्रमा की त्रिज्या की बात करें कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, तो कहते हैं 1734.4 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्स 1734 किलोमीटर चंद्रमा की त्रिज्या है। अगर हम तुलना करें पृथ्वी के सापेक्ष तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, 6,371 किलोमीटर। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, यानी पहला क्या था, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तथा चंद्रमा की त्रिज्या क्या है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो चंद्रमा का घनत्व कितना है, चंद्रमा का घनत्व कितना है, तो संपूर्ण चंद्रमा का जब औसत घनत्व की बात करते हैं तो 3.34 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की चर्चा करते हैं। यहां पर आपसे बता दें, जब हम बात करेंगे चंद्रमा की तो पृथ्वी से तुलना आपके सामने इसे जरूर करते रहेंगे। जैसे त्रिज्या की मैंने बताया कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6,371 किलोमीटर, 6,371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या, जबकि चंद्रमा की त्रिज्या 1734 किलोमीटर। पृथ्वी की अगर औसत घनत्व की चर्चा करें, पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों तुलना आप कर सकते हैं कि पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का घनत्व कम है। क्यों कम है, इससे ये अंदाजा लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, आंतरिक चट्टानें हैं, वो अधिक घनत्व वाली है। किसकी अपेक्षा, चंद्रमा के आंतरिक चट्टानों की अपेक्षा। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का घनत्व चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक है। चलते हैं अगली बात करते हैं जी के बारे में, यानी चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो एक जरूर मान की बात करते हैं, जी का मान, कि चंद्रमा पर कितना होता है। जब हम कभी जी का मान की बात करते हैं तो जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष अगर तुलना करें तो पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 होता है। इसका मतलब है जितना पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जितना गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के सापेक्ष कितना है, 1/6। जबकि पृथ्वी पर आपको पहले से पता है
कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मान कहाँ का है, पृथ्वी का औसत है या मध्य का है। जबकि g के मान के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं जब हम पढ़े थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आप ध्यान रखिएगा g का मान पृथ्वी पर हर स्थान पर अलग अलग है, वैसे चंद्रमा पर भी अलग अलग है, लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें तो पृथ्वी के सापेक्ष g का मान 1/6 होता है। कहाँ, चंद्रमा पर। इसकी तुलना हम दूसरे शब्दों में भी कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। जब आप g के मान की चर्चा करते हो, पृथ्वी पर g के मान का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि g पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण आवश्यक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये g का मान है। अब चूंकि आपको पता है किसी वस्तु का अगर हमको भार निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर हम किसी वस्तु की भार की बात करें, किसकी बात करें, भार की बात करें, जब हम भार की बात करते हैं, किसी वस्तु के भार की बात करते हैं, तो भार को हम क्या कैसे कहते हैं कि भार को किसी वस्तु का द्रव्यमान और पृथ्वी का जितना, जहां पर वो व्यक्ति या वस्तु है वहां g का मान जितना होगा, g का मान, उसको दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो किसी वस्तु का हमें क्या निकलता है, भार निकल के सामने आता है। अब यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या नियत रहता है। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो सदैव क्या बदलेगा, g का मान बदल जाता है। g का मान बदलने से किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर सदैव भार परिवर्तित होता जाता है। जैसे अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान मान लीजिए कि 10 है, जबकि चंद्रमा पर पृथ्वी पर g का मान 10 है, तो लगभग कितना, 100 के आसपास आता है। इसी को अगर हम चंद्रमा पर बात करें तो पृथ्वी के सापेक्ष कितना रहता है, 1/6। इसी पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर किसी का भार 60 kg है, कितना, पृथ्वी पर किसी का भार 60 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो आप कह सकते हो द्रव्यमान गुणे g का मान होता है, और g का मान कितना है, पृथ्वी चंद्रमा पर 1/6, चूंकि यही भार है तो ये टोटल कितना आता है, 10 kg। तो आप ये कह सकते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 ही होता है, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष g का मान 1/6 रहता है चंद्रमा पर। तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। कितना कम पड़ जाएगा, 1/6 कम पड़ जाएगा। जबकि चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। आप चाहे चंद्रमा पर रहे, पृथ्वी पर रहे, या बुध ग्रह पर चले जाएं या मंगल पर चले जाएं, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या रहता है, सदैव नियत रहता है। तो द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन अगर पृथ्वी से कोई वस्तु चंद्रमा पर जाती है तो उसका भार बदल जाता है। कितना बदलता है, 1/6। यानी पृथ्वी पर किसी का भार 60 kg है तो चंद्रमा पर मात्र 10 kg बचेगा। बात करते हैं अगली बात इसी में, यानी किससे संबंधित अगर बात करें तब आप बात करते हैं, ये तो था g के मान से संबंधित, लेकिन अगर इसी की हम चर्चा करें कि फिर चंद्रमा पर है क्या, तब आप बात करते हैं g के मान के कम होने के कारण, यानी चंद्रमा पर पृथ्वी के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण के कम होने के कारण यहाँ के वायुमंडल से लेकर यहाँ की संरचना में काफी अंतर आता है। कैसे, वहां g का मान 1/6 है, इसलिए किसी वस्तु का जो भार है, भार वो कितना रहता है, तो भार पृथ्वी के सापेक्ष कितना बचता है, तो आपसे बता चुके हैं 1/6। लेकिन किसी वस्तु के जो आयतन है, आयतन तथा किसी वस्तु के आयतन के सिवाय अगर बात करें द्रव्यमान की, तो किसी वस्तु का आयतन और द्रव्यमान ये चंद्रमा पर भी सदैव क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि g का मान से आयतन और द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर चंद्रमा की एक और बात करें, गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, g का मान कम होने के कारण वहां पलायन वेग, क्या, पलायन वेग ये बहुत कम होता है। क्या होता है, कम होता है।
पलायन वेग कम होने के कारण वायुमंडल अगर किसी वजह से अंतरिक्ष से कोई वायुमंडल के कण या गैसों के कण चंद्रमा के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पलायन वेग कम होने के कारण उनको ये चंद्रमा अपने साथ आत्मसात नहीं कर पाता है और वो गैसें वायुमंडल चंद्रमा के वायुमंडल से बाहर चली जाती हैं। इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पलायन वेग कम है। पलायन वेग क्यों कम है? क्योंकि वहां जी का मान पृथ्वी के सापेक्ष बहुत कम है। जहां पर वायुमंडल नहीं होगा, पहले से पता है। एक बात चंद्रमा के बारे में इसी वायुमंडल से संबंधित जब आप बात करते हैं क्या कि वहां ध्वनि कैसे फिर चलती है। क्या? ध्वनि। क्योंकि ध्वनि कैसी? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है। कैसी तरंग? यांत्रिक तरंग होती है। इसको आप दूसरे पेज में देखते हैं कि ध्वनि के बारे में यहाँ कैसी व्यवस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप बोलते हो चंद्रमा पर ध्वनि, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्यान रखिएगा, तरंगे दो ही प्रकार की होती है, या तो यांत्रिक होगी या तो विद्युत चुंबकीय होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे वो होती हैं जो सूर्य से निकलती हैं, यानी सूर्य से निकलने वाला प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब वो चाहे प्रकाश हो, चाहे परावैंगनी किरणें हो, चाहे अल्फा बीटा किरणें हो, चाहे आप जिसको आप पढ़ चुके हैं अवरक्त किरणें हो, रेडियो तरंगे हो, सूक्ष्म तरंगे हो, वो सब कैसी है? वो सब सूर्य से निकलने वाली तरंगे हैं, इसलिए उनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जबकि जो सूर्य से नहीं निकलती है, धरती पर ही है, जैसे ध्वनि तरंगे कौन निकालता है? जीव निकालते हैं या धरती पर पाई जाती है। ये कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों की एक विशेषता होती है कि इनको हमेशा गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी इनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए ध्वनि को माध्यम नहीं मिल पाता है और ध्वनि तरंगे जो होती है, यानी ध्वनि तरंगे चंद्रमा पर संचरण नहीं करती हैं। क्या? ध्वनि तरंगे चंद्रमा पर संचरण नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या है? इस सामान्य अर्थ है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भाषा या आवाज को समझ नहीं सकता या सुन नहीं सकता है, क्योंकि वहां ध्वनि तरंगे चलती ही नहीं है, क्योंकि वहां माध्यम नहीं है। माध्यम क्यों नहीं है? क्योंकि वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां जी का मान बहुत कम है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, यानी चंद्रमा में और क्या देखना है। चंद्रमा की जब आप बात करते हो तो 2 पॉइंट और चंद्रमा के बारे में खास है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर जब चंद्रमा एक गति यानी परिक्रमण पूरा करता है, ये सामान्यतः क्या कहलाता है? आप इसको कहते हैं चंद्रमास। यानी चंद्रमास किसे कहेंगे? चंद्रमास जब चंद्रमा किसका एक चक्कर लगाए? किसका एक चक्कर लगाए? पृथ्वी का एक चक्कर लगाए तो उसे क्या कहते हैं? चंद्रमास। सामान्यतः पृथ्वी का एक चक्र पूरा करने में या परिक्रमण पूरा करने में कुल समय चंद्रमा को 27.3 दिन, यानी इसी को आप लिखते हैं 27 दिन, लगभग 8 घंटे लगते हैं। लेकिन ये एक चक्र या परिक्रमण पूरा करने का काल है, ये वास्तव में चंद्रमास नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष जब चंद्रमा गतिमान होता है या परिक्रमण करता है, उसी समय पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। जब तक एक माह पूरा होने को होता है, यह पृथ्वी आगे की ओर बढ़ जाती है और यह अंतर लगभग 2 दिन का आ जाता है। इसलिए जो चंद्रमा एक परिक्रमण 27.3 दिन में पूरा करता है, ये हमको जो महसूस होता है ये 29 दिन में महसूस होता है। कितने दिन में? 29.5 दिन में। इसी को आप सिंपल भाषा में चंद्रमास कहते हैं। तो 2 टॉपिक है कि चंद्रमास क्या है। चंद्रमास जनरली कितने दिन का होता है? 29.5 दिन। मीन्स जो एक चंद्रमास की संज्ञा आप किसे देते हैं कि अगर पूर्णमासी है, पूर्णमासी से दूसरे पूर्णमासी के मध्य का समय, तो ये कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का होता है।
जबकि चंद्रमा एक परिक्रमण कितने दिन में पूरा करता है, तो आप कहते हैं 27.3 दिन में। तो परिक्रमण काल 27.3 दिन है, जबकि चंद्रमास कितने दिन का होता है, 29.5 दिन का। ये वैरी कैसे करता है, क्योंकि उतने दिन में पृथ्वी भी सूर्य के सापेक्ष आगे गतिमान होती है और आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसके कारण ये दिन बैलेंस किए जाते हैं साथ में। अब ये कैसी स्थिति है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ये डेटे आपको रटनी है। ये स्थिति कैसी है, ये आगे बात करते हैं इसी में। जैसे अगर हम बात करें, सूर्य के सापेक्ष, जब आप बात करते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष घूमता है, यानी पृथ्वी के सापेक्ष जब चंद्रमा घूमता है, तो दो स्थितियां आपको समझ में आती हैं। कौन सी? चंद्रमा भी सूर्य जब पृथ्वी के सापेक्ष घूमेगा तो सदैव उसका जो पथ होगा कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार पथ होगा। दीर्घवृत्ताकार पथ उसे कहते हैं कि एक चक्र पूरा करने में एक बार आप किसी जिस पिंड के चारों ओर घूम रहे हैं उसके करीब आए और एक बार उस पिंड से मैक्सिमम दूरी पर रहे। यदि चंद्रमा इस स्थिति में है और सूर्य जबकि इस स्थिति में है, जो यहाँ पर जैसे सूर्य है, मान लेते हैं ये क्या है, ये आपका सूर्य है। जब चंद्रमा चूंकि सूर्य के सामने वाले भाग पर पृथ्वी पर क्या पड़ता है, दिन पड़ता है, जबकि विपरीत भाग पर रात होती है। अब अगर चंद्रमा विपरीत दिशा में है तो इस दिशा को आप फुल मून की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? फुल मून, मतलब पूर्णमासी या पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, फुल मून। जबकि यदि चंद्रमा आगे की ओर है, यानी पृथ्वी और सूर्य के लगभग मध्य में है या बीच में है, तो आप कह सकते हैं क्योंकि दिन में सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा दिखाई नहीं दे सकता और रात में हमारे पास चंद्रमा है नहीं, क्योंकि चंद्रमा कहाँ है, यहाँ, इसलिए इस दिन रात में चंद्रमा ना दिखाई देने के कारण इसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या या न्यू मून कहते हैं। तो न्यू मून और फुल मून की स्थिति कब होती है, तो आप कह सकते हो एक फुल मून और दूसरे फुल मून के बीच की स्थिति जब बात करते हो तो 29.5 दिन की होती है। लेकिन ये गति वास्तव में कितने दिन में पूरी हो जाती है, तो आप कहते हैं 27 दिन 8 घंटे में। तो ये आपका है एक पूर्णिमा और अमावस्या का एक चक्र। यही चक्र सदैव चलता रहता है और इसी चक्र को आप क्या कहते हो, चंद्रमास की संज्ञा देते हैं। लेकिन चूंकि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष एक निश्चित कोण पर झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा भी 5 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है, इसलिए तीनों के जो पृथ्वी और चंद्रमा के झुकाव के कारण कभी भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं आ पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य सीध में होते हैं, तो उन स्थितियों को अलग अलग शब्दों से हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, देखिए, अगर सूर्य और पृथ्वी अगर हम बात करें तो ये चंद्रमा की स्थिति हो सकती है, तो ये भी चंद्रमा की स्थिति हो सकती है। इसको क्या कहेंगे, फुल मून, इसको कहेंगे न्यू मून। अगर हम बात करें जब कभी भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, अब ये कोई भी स्थिति हो सकती है। कोई स्थिति का मीन्स कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी भी हो सकता है तथा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा भी हो सकता है। अगर तीनों एक सीध में आ जाए, इसको आप सिंपल भाषा में सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सिजगी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिजगी किसे कहते हैं, सिजगी वह स्थिति है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं, यानी 180 डिग्री पर आते हैं। लेकिन अगर जब कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आता है, यानी यह स्थिति जो आपको दर्शाई गई है, कौन सी, सूर्य, पृथ्वी के मध्य चंद्रमा, तो इसको हिंदी में युति कहते हैं। क्या कहते हैं, युति कहते हैं। युति में कंजुगेशन कहते हैं। क्या, कंजुगेशन। कंजुगेशन यानी युति की स्थिति क्या है, तब आप कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आगमन। जबकि यदि कभी स्थिति ऐसी बनती है कि सूर्य और पृथ्वी
के बाद यानी चंद्रमा और सूर्य के मध्य में पृथ्वी आ जाए, यानी स्थिति क्या बने, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो इसको युति की जगह वियुति की संज्ञा देते हैं। कौन सी, वियुति की संज्ञा देते हैं। और वियुति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिशन बोलते हैं। तो दो शब्द आए आपका। कंजुगेशन किसे बोलेंगे, जब तिजगी की अवस्था हो लेकिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा है। जबकि वियुत या अपोजिशन किसे बोलेंगे, जब तिजगी की अवस्था हो लेकिन सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आए। इसी तिजगी की अवस्था में यानी युति और वियुत की अवस्था में आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भी चर्चा करते हैं। जब कभी युद्ध की स्थिति आती है यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाए तो इसी को आप सिंपल भाषा में सूर्य ग्रहण की संज्ञा देते हैं। तो सूर्य ग्रहण की संज्ञा किसे देंगे, जब कौन सी दशा होगी, युद्ध की दशा होगी। युद्ध का मतलब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाए। इस अवस्था में सूर्य का कुछ भाग आपको नहीं दिखाई देता है क्योंकि आपके सामने क्या पड़ जाता है, चंद्रमा पड़ जाता है। ये कब की स्थिति होती है, जब आपको पता है कि सूर्य चंद्रमा जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के सामने वाले भाग पर दिन और विपरीत भाग पर रात होता है। जबकि चंद्रमा एक बीच में आता है तो दिन में सूर्य का प्रकाश यहाँ अवरुद्ध होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण सदैव कब पड़ता है, तो आप कहते हो दिन में पड़ता है। क्योंकि आपको पता है अगर चंद्रमा आगे है तो कभी भी इस स्थिति में उस दिन नहीं पहुंचता है, यानी रात में वो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आप कह सकते हो कि सूर्य ग्रहण सदैव कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। किस दिन, अमावस्या के दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण की अगर चर्चा करें तो तीन कंडीशन आपके सामने दिख के मिलती है। कौन सी, पहले कि तिजगी की अवस्था होनी ही चाहिए, यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होने ही चाहिए। और तिजगी कौन सी अवस्था हो, युति अवस्था हो, कंजुगेशन हो, यानी सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा हो, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और सूर्य ग्रहण सदैव दिन में या अमावस्या के दिन में होती है। जबकि अगर इसके विपरीत जाए वियुति की स्थिति में, वियुति की स्थिति क्या है, तो कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए। जब कभी चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सूर्य आ जाता है उस दिन क्या पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है। क्योंकि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, चंद्र ग्रहण जब चांद छुपता है, यानी पृथ्वी का, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, जिसलिए चंद्रमा हमको रात में दिखाई नहीं देता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। क्योंकि चंद्र ग्रहण कब होगा, जब तिजगी की अवस्था यानी चंद्रमा बिल्कुल पीछे हो, और उस दिन की स्थिति को आप सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, तो आप कहते हो पूर्णिमा के दिन होता है। जबकि यह सदैव कब होगा, रात में होता है। कब होता है, रात। तो सूर्य ग्रहण दिन में और अमावस्या के दिन हो सकता है, जबकि चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा के रात में हो सकता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में कौन सी स्थिति होनी चाहिए, तिजगी की स्थिति। तो तिजगी को दो स्थितियों में आप जान सकते हो कि तिजगी युति भी तिजगी है तथा वियुति भी तिजगी है, यानी कंजुगेशन और अपोजिशन दोनों को हम तिजगी कह सकते हैं। तो ये आप बात करते हो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे की तुलना करने में। अगर हम इसी को थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाए हैं कि चंद्रमा के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि जब भी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर जब चंद्रमा घूमता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, तो कहते हैं उसका पथ कैसा होगा, तो उसका पथ सदैव कैसा होगा, ये बता चुके हैं अभी, केपलर का प्रथम नियम कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार पथ होगा। दीर्घवृत्ताकार का अर्थ है कि पृथ्वी एक बार चंद्रमा के पास रहेगा तथा दूसरी बार ये चंद्रमा अपने स्थान से बहुत दूरी पर चला जाएगा। जब पृथ्वी के चंद्रमा पास होता है इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर होता है इसे क्या कहते हैं, इसे अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है जिसे आप उपभू कहते हैं, इसको इंग्लिश में पेरिजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिजी
जी कहते हैं। जबकि जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जिसको अपभू कहते हैं, इसको एपोजी कहते हैं, एपोजी कहते हैं। अब यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है जब उपभू की अवस्था में चंद्रमा है और उस दिन कहीं पर पूर्णमासी हो, क्या हो, पूर्णिमा हो, अगर उपभू की स्थिति में कभी पूर्णिमा होती है तो हमको चांद अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उस दिन पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा होता है। जब ये चांद बड़ा दिखाई देता है, इसी को आप कहते हो सुपर मून। क्या कहा जाता है? सुपर मून। तो ध्यान रखिएगा, सुपर मून क्या है कि उपभू पूर्णिमा के दिन ही कौन सी स्थिति हो, उपभू हो, ताकि चंद्रमा हमको पहले की अपेक्षा अधिक बड़ा दिखाई दे। और ये वास्तव में लगभग 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है। कितने प्रतिशत? तो सुपर मून कितने प्रतिशत अधिक दिखाई देता है? 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। क्या? तो ध्यान रखिएगा, दो शब्द। सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून वह स्थिति है जब पूर्णिमा के ही दिन स्थिति कैसी बने, उपभू की स्थिति बने, पेरिजी की स्थिति बने। इस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, इसलिए हम उसको सुपर मून की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा हमको सबसे बड़े आकार में दिखाई देता है, सामान्य चंद्रमा की अपेक्षा 14% बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसी को आप सिंपल भाषा में क्या बोलते हो? सुपर मून कहते हैं। अब अगर इसी की अगर हम आगे चर्चा करें कि वास्तव में ये जो सुपर मून है ये है क्या, तब आप कह सकते हो कि ये स्थित टोटल दूरी आपको पहले से बता चुके हैं कि सूर्य पृथ्वी से सामान्य औसत दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। लेकिन अगर उपभू और अपभू की बात करें तो ये दूरी बढ़ती और घटती रहती है। इस स्थिति में ये 3 लाख की बजाय 4 लाख हो जाएगी, 4,05,000 किलोमीटर। जबकि अगर बात करें उपभू की स्थिति में तो ये दूरी कम होकर मात्र बचती है 3,60,000 किलोमीटर। कितना? तो आप कह सकते हैं कि अपभू की स्थिति में चंद्रमा 4 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूर हो जाता पृथ्वी से, जबकि उपभू की स्थिति में मात्र 3,60,000 किलोमीटर ये बचता है। यहां से आपका कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर होता है? सुपर मून का। चलते हैं, सुपर मून के सिवाय एक और शब्द आता है जिसको आप कहते हो, कौन सा शब्द? ब्लू मून। कौन सा? ब्लू मून। तो शब्द एक हो गया आपका कौन सा? तो आप कह सकते हो सुपर मून शब्द। कौन सा? सुपर मून। कौन सी स्थिति है कि उपभू के ही समय क्या हो, पूर्णिमा हो, तो चंद्रमा अधिक बड़ा दिखाई देना ही सुपर मून है। दूसरा एक नीला चांद कहते हैं, नीला चांद। नीला चांद यानी ब्लू मून। ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून वह स्थिति है जब एक मास में, एक सामान्य मास में अगर 2 पूर्णिमा कभी पड़ जाए, क्या पड़ जाए? 2 पूर्णिमा, तो जो दूसरी पूर्णिमा है, कौन सी पूर्णिमा? दूसरी पूर्णिमा, इसे ही संज्ञा देते हैं इसका ब्लू मून की। तो ब्लू मून क्या है? तो एक मास के अंतर्गत दूसरी पूर्णिमा। क्योंकि आपको पता चला है कि एक मास और चंद्रमास में अंतर होता है। चंद्रमास 29.5 दिन का होता है, जबकि मास ये 30 या 31 दिन का होता है। यही आपस में एक दूसरे से संतुलन करके कभी कभी स्थितियां बनती हैं कि एक मंथ में कितने पूर्णिमा बने, कम से कम 2 बने। जैसे यदि 1 तारीख को पूर्णिमा हो जाए तो 31 के पहले ही एक दूसरी पूर्णिमा जो होती है उसी को आप क्या बोलते हैं? ब्लू मून। तो ये ब्लू मून का कॉन्सेप्ट है, यानी सुपर मून और ब्लू मून का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों के बारे में मैंने बताया कि ये चंद्रमा है क्या, ये सबसे लास्ट पॉइंट है कि चंद्रमा है क्या। तो पहले भी बता चुके हैं चंद्रमा क्या है कि एक पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चूंकि पृथ्वी के पास एक ही मात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसलिए हमने उसको नाम दिया है चंद्रमा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी चंद्रमा होते हैं, इनकी चर्चा हम सौर मंडल में करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आपको
अगले लेक्चर में मिलेंगे। जल्दी ही आप लोगों को एनसीईआरटी की श्रृंखला यहाँ पूरी मिलने वाली है, वो भी ज्योग्राफी से संबंधित। आप लोग लगातार इसे देखते रहिए।